नमस्कार दोस्तों, ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की लास्ट यूनिट आज हम कवर करेंगे, जिसके अंदर हम डिजिटल डिवाइड, डिजिटल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, इसके इशूज, चैलेंजेज आईसीटी के क्या क्या हैं पॉलिसी डेवलपमेंट में, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन यूएन और इसकी एजेंसीज़ के बारे में, ट्रांसनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, यूनेस्को, पॉलिसी इंटरवेंशंस क्या क्या ये करता है, ई गवर्नेंस, इन सब चीज़ों को आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिजिटल डिवाइड एंड डिजिटल अपॉर्चुनिटीज़, इशूज़ एंड चैलेंजेस फॉर आईसीटी पॉलिसीज़ इन डेवलपमेंट। आईसीटी आपको पता ही है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ का शॉर्ट फॉर्म है, समझ लीजिए एब्रिविएशन है। तो डिजिटल डिवाइस का मतलब ये होता है कि नॉर्मल इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, बिजनेसेस और बहुत सारे अलग अलग जोग्राफिक एरियाज़ के बीच में जो गैप होता है, उसमें हो सकता है सोशियो इकोनॉमिक लेवल्स अलग अलग हों, जिसकी वजह से लोगों को इंफॉर्मेशन का एक्सेस और इस्तेमाल करने में जो है दिक्कत आ रही हो, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हों, ख़ास करके आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ को। पूरे वर्ल्ड में हालांकि काफ़ी जो है एक तरह से सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं इंटरनेट एक्सेस और टेक्नोलॉजी एडॉप्टेशन में, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारी डिस्पैरिटी आपको बहुत सारे जो है आपको देखेंगे कि उसमें डिस्पैरिटी अभी भी दिखाई पड़ती हैं, जिसकी वजह से बहुत ही बड़ा एक ये चैलेंज का काम करती हैं डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हर फील्ड में इक्वल। तो हम कुछ की इशूज़ हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले है एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे प्राइमरी चैलेंज जो होता है कि आपको जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सबके पास उपलब्ध कराना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। चाहे वो उसमें हो गया ब्रॉडबैंड इंटरनेट की कनेक्टिविटी, हो गया मोबाइल नेटवर्क की कनेक्टिविटी, कंप्यूटिंग डिवाइसेस प्रोवाइड करना, स्पेशली रूरल और रिमोट एरियाज़ में, जो कि बहुत ही बड़ा एक तरह से चैलेंज का काम करता है। और वहाँ पे क्योंकि एडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, क्योंकि कॉस्ट इतना ज़्यादा हो जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ अवेलेबल नहीं होते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह की कमी होती है, बहुत सारी इशूज़ होती हैं रिमोट एरियाज़ में। तो वहाँ पे आपको नेटवर्क इस्टेब्लिश करने का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जोग्राफिकल बैरियर की वजह से भी बढ़ जाता है और लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से भी है। नेक्स्ट है अफोर्डेबिलिटी। जहाँ जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी तरह से एग्जिट भी करता है, वहाँ पे भी सबसे बड़ा एक जो है बैरियर का काम जो करता है वो है अफोर्डेबल की, जो है हर आदमी को अफोर्डेबल है कि नहीं वो टेक्नोलॉजी। तो स्पेशली आप डेवलपिंग कंट्रीज़ की अगर बात करें तो इंटरनेट सर्विसेज की कॉस्ट जो होती है, स्मार्टफोन्स ख़रीदना, कंप्यूटर्स ख़रीदना और बहुत सारे दूसरे डिजिटल डिवाइसेस को ख़रीदना, वो सब लोगों को जो है अफोर्डेबल नहीं हो सकता है, गरीब लोग भी रहते हैं। तो इसलिए जो लो इनकम वाले लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनके लिए जो है इंटरनेट का रेगुलर यूजेस जो है एक तरह से समझ लीजिए उनके लिए अफोर्डेबल नहीं हो पाता है, स्पेशली जो है ब्रॉडबैंड इंटरनेट वगैरह का इस्तेमाल। डिजिटल लिटरेसी और स्किल, तो खाली जो है एक्सेस प्रोवाइड करना ही सफिशिएंट नहीं होता है, आपको डिजिटल लिटरेसी भी जो है लोगों को डिजिटल किस तरह से जो है आपके डिजिटल डिवाइसेस हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, एजुकेशनल, इकोनॉमिक परचेज, पर्सनल आपका चीज़ों के लिए, सोशल कनेक्टिविटी के लिए। तो ये डिजिटल लिटरेसी जो है एक बहुत बड़ा इशू बन के आ जाता है। नेक्स्ट है कंटेंट रिलेवेंस एंड लोकलाइजेशन। डिजिटल कंटेंट जितने भी होते हैं उनको एक तरह से जो है पब्लिक के लिए रेलिवेंट होना चाहिए और एक्सेसिबल होना चाहिए डाइवर्स पॉपुलेशन में, स्पेशली उन लोगों के लिए भी जो कि लो लिटरेसी लेवल जहाँ पे होती है, कल्चरल बैकग्राउंड्स अलग अलग होते हैं। तो लोकलाइजेशन एफर्ट्स बहुत ही इसेंशियल होते हैं टू इंश्योर दैट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज आर अवेलेबल इन लोकल लैंग्वेजेस एंड टेलर टू स्पेसिफिक नीड्स एंड प्रेफरेंसेज ऑफ डिफरेंट यूजर ग्रुप्स।
नेक्स्ट हम बात करेंगे जेंडर डिस्पैरिटी। तो जेंडर डिस्पैरिटी आईसीटी टेक्नोलॉजीज़ को एक्सेस करने के लिए बहुत सारे पार्ट्स में स्पेशली वुमेन गर्ल्स में काफ़ी जो है डिजिटल बैरियर का काम करता है। और इसमें इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि सोशियो कल्चरल नॉर्म्स उनके अलग अलग होते हैं, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड होती हैं, रिसोर्सेज का जो है अनइक्वल एक्सेस होता है। तो ये सब जो है चीज़ें होती हैं। तो क्लोजिंग जेंडर गैप जो है आईसीटी एक्सेस एंड स्किल्स इज क्रिटिकल फॉर प्रमोटिंग जेंडर इक्वलिटी, और स्पेशली जो है वुमेन को एम्पावर करना इकोनॉमिकली और सोशली दोनों तरह से बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है रेगुलेटरी एंड पॉलिसी चैलेंजेस। इनएडिकेट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना, आउटडेटेड पॉलिसीज़ का होना, लिमिटेड गवर्नमेंट सपोर्ट, ये सारे जो है आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर को और इसकी सर्विसेज को एक्सपैंड करने में काफ़ी जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इसलिए पॉलिसी इंटरवेंशंस जितने भी हैं उनको जो है आपको समझ लीजिए कि जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ इंटरवीन करना चाहिए, कंपटीशन प्रमोट करने की कोशिश करना चाहिए, लोगों को इंसेंटिवाइज करिए, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट स्पेशली, और जो है एक तरह से इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है इनोवेशन और डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। साइबर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न। डिजिटल टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ती जा रही है उसी तरह से आप देख रहे हैं साइबर सिक्योरिटी की थ्रेट भी और प्राइवेसी कंसर्न भी बहुत तेज़ी से एक चैलेंज की तरह उभर करके आ रहा है। तो आपको जो है साइबर सिक्योरिटी को भी अच्छी तरह से आपको हैंडल करना है, साइबर फ्रॉड्स वगैरह से लोगों को बचाना भी है, क्योंकि स्पेशली जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होती है उसके अंदर फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम अगर बात करें ये सब चैलेंजेस जितने भी हैं इनको एड्रेस करना प्रॉपर तरीके से एक मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच के साथ, जिसमें गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर्स, इनको सबको एक तरह से कोलैबोरेटिव एफर्ट करना पड़ेगा आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर को एक मजबूत करने के लिए, तभी हम आप इस डिजिटल डिवाइड को जो है ख़त्म कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन यूएन और इसकी एजेंसीज़ के बारे में। तो यूएन जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1945 में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार ये आया था। इसका प्राइमरी गोल ही था कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है हर जगह पे फैलाना है पूरे वर्ल्ड में, और पीस और सिक्योरिटी जो है जितने नेशंस हैं उनके बीच में जो है आप एक तरह से उसको बढ़ावा देना है। तो यूएन एक जो है मेंबर स्टेट्स जितने भी हैं उनका एक प्लेटफॉर्म की काम करता है, जितना भी ग्लोबल चैलेंजेज हैं उनको एड्रेस करने के लिए। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट कहीं है, पॉवर्टी है, हंगर, डिजीज़, ह्यूमन राइट्स एब्यूजेस, क्लाइमेट चेंज और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़, सबको जो है एक तरह से जो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है सारे इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए और उसको जो है सॉल्व करने के लिए, सही स्टेप लाने के लिए। तो ईयर में बहुत सारे स्पेशलाइज एजेंसीज़ हैं, तो हम एक एक करके बात करेंगे। जो इम्पोर्टेंट एजेंसी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, जिसको यूएनएससी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत बड़ी इसकी जवाबदारी है। इसमें 15 मेंबर स्टेट्स होते हैं और 5 जो है इसमें परमानेंट मेंबर्स होते हैं। अभी इस समय पे आपको पता ही है कि चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये जो है इसके परमानेंट मेंबर्स हैं। इनके पास वीटो पावर है, और जो 10 मेंबर होते हैं आउट ऑफ 15 वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, वो 2-2 साल के टर्म के लिए उनको जो है इलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूएनजीए। जनरल असेंबली एक तरह से पॉलिसी मेकिंग बॉडी है यूएन की, जहाँ पे सारे मेंबर स्टेट्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलता है। इसमें ग्लोबल इशूज़ जितने भी होते हैं उनके ऊपर डिसीजन लिए जाते हैं। डेवलपमेंट, डिसआर्मामेंट, ह्यूमन राइट्स, जितनी भी इशूज़ होते हैं इसमें यूएनजीए में डिस्कस की जाती हैं। यूएन सेक्रेटरीट, ये जो सेक्रेटरी जनरल के द्वारा हेड किया जाता है, इस एक तरह से जो है समझ लीजिए कि
जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, जितने भी इनके जो है इंटरनल डिसीजंस वगैरह होते हैं और बाकी जितनी भी इसकी बॉडीज़ हैं उनके जो भी डिसीजन होते हैं उनको सबको जो है एक तरह से कोऑर्डिनेट करने का काम जो है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट करता है। इसके अलावा नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक। इकोसॉक जो है ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक, सोशल कोऑपरेशन और डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए काम करता है। बहुत सारे यूएन स्पेशलाइज एजेंसीज, फंड्स, प्रोग्राम्स एजुकेशन, हेल्थ केयर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फील्ड में जो किए जाते हैं वो इसके माध्यम से किए जाते हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये स्पेशली जो है गरीबी का उन्मूलन करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए, सबको इक्वल बनाने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है पूरे वर्ल्ड में लाने के लिए काम करता है। टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और पॉलिसी एडवाइजर प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट्स को और इसके पार्टनर्स को, ताकि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर पाएँ। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ। यूनिसेफ जो है वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन जो है वर्ल्ड वाइड में उसको प्रमोट करता है, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, एजुकेशन और प्रोटेक्शन सर्विसेज। तो इस तरह से स्पेशली जो है आपको कन्फ्लिक्ट वाले एरिया में जहाँ वार वगैरह, वार जोन है और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के अंदर इसका काफ़ी बड़ा रोल है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ग्लोबल एफर्ट जितने भी होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है, सारे तरह के डिसीजेज़ को कंट्रोल करने के लिए, हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए और हेल्थ इक्विटी को प्रमोट करने के लिए, ताकि इसेंशियल मेडिसिन और वैक्सीन सबको प्रोवाइड हो सकें। इसका लाइव एग्जाम्पल आप देखेंगे, अभी कुछ दिन पहले जब कोविड-19 हुआ था तो उसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बहुत खुलकर सामने आया था और इसने बहुत बड़ा रोल ग्लोबली समझ लीजिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इसने हैंडल अच्छी तरह से किया था पूरे वर्ल्ड में, जिससे कि कोविड को अच्छी तरह से कंट्रोल करने में मदद मिला। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। यूनेस्को जो है एजुकेशन, साइंस, कल्चर और कम्युनिकेशन, ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और इंटर कल्चरल डायलॉग्स के लिए जो है प्रोवाइड करता है। ये कल्चरल हेरिटेज को भी प्रोटेक्ट करता है। आप देखेंगे बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं जो पुराने समय की होती हैं, उनको सबको जो है एक तरह से हेरिटेज बिल्डिंग डिक्लेयर कर दिया जाता है यूनेस्को की तरफ से, और यूनेस्को उसको मेंटेन करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट भी प्रोवाइड करता है, लिटरेसी भी प्रमोट करता है ये, और साइंटिफिक रिसर्च और इनोवेशन के फील्ड में भी काफ़ी काम करता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं यूएनओ के स्पेशलाइज एजेंसीज, प्रोग्राम्स और एंटिटीज़ के, इसमें जो है ये काम करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो हैं इसमें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, और भी बहुत सारी एजेंसीज हैं जो काम करती हैं, लेकिन ये कुछ हैं। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस। तो ट्रांसनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस जो पूरे वर्ल्ड में जो ग्लोबल मीडिया है उनके बारे वो है एक्चुअली। तो हम सबसे पहले बात करेंगे रॉयटर्स की। तो रॉयटर जो है एक ग्लोबल न्यूज़ एजेंसी है, लंदन यूके में हेडक्वार्टर्ड है, और इसमें इसके जो जर्नलिस्ट और करस्पॉन्डेंट्स हैं वो अराउंड द वर्ल्ड जो है सारी कंट्रीज़ के अंदर हैं, मैक्सिमम कंट्रीज़ में। न्यूज़ कवरेज, एनालिसिस, मल्टीमीडिया कंटेंट जो है जितने भी मीडिया आउटलेट्स, बिजनेसेस और सब्सक्राइबर्स को पूरे हर एक सेक्टर में जो है प्रोवाइड करता है, अलग अलग सेक्टर में। नेक्स्ट है बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। ये भी पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है, ये यूनाइटेड किंगडम में बेस्ड है। इसका भी ग्लोबल प्रेजेंस है। टेलीविज़न, रेडियो, ऑनलाइन सर्विसेज हैंडल करता है, ऑपरेट करता है, न्यूज़ डिलीवर करता है, इंटरटेनमेंट की चीज़ें और एजुकेशनल कंटेंट जो है लोगों को पूरे जो है ग्लोबली जो है ग्लोबल पॉपुलेशन को प्रोवाइड करता है। और बहुत सारे जो है अलग अलग लैंग्वेजेज में कंट्रीज़ की लैंग्वेज को अडॉप्ट करके जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। CNN, केबल न्यूज़ नेटवर्क, ये अमेरिकन बेस्ड न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है, वार्नर मीडिया के द्वारा ये ओन्ड है, और ये जो है AT&T का एक सब्सिडियरी है।
तो ये जो है केबल और सेटेलाइट टेलीविज़न चैनल्स को ऑपरेट करता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, इंटरनेशनल ब्यूरोज, 24 आवर न्यूज़ कवरेज, एनालिसिस, ग्लोबल इवेंट्स के ऊपर ये प्रोवाइड करता है। अल जजीरा मीडिया नेटवर्क। अल जजीरा एक जो है कतर बेस्ड मीडिया कॉन्ग्लोमरेट है। ये सेटेलाइट टेलीविज़न चैनल, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और बहुत सारे और मीडिया आउटलेट्स जो है बहुत सारे मल्टीपल लैंग्वेजेज में प्रोवाइड करता है। इसका जो है न्यूज़, करंट अफेयर्स, प्रोग्रामिंग, मिडिल ईस्ट और ग्लोबल इवेंट्स के ऊपर जो है अलग अलग पर्सपेक्टिव से ये प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अभी एसोसिएटेड प्रेस की। एसोसिएटेड प्रेस एपी, ये भी जो है नॉट फॉर प्रॉफिट न्यूज़ एजेंसी है, यूएस में बेस्ड है ये। इसके भी करस्पॉन्डेंस जो है वर्ल्ड वाइड हैं। तो ये भी बहुत सारे कंटेंट जो है न्यूज़ कवरेज, फोटोग्राफ, वीडियो कंटेंट, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। एजेंस फ्रांस प्रेस एएफपी, ये फ्रेंच न्यूज़ एजेंसी है। न्यूज़, फोटोग्राफ, वीडियोज़, मल्टीमीडिया कंटेंट जो है बहुत अलग अलग लैंग्वेजेज में प्रोवाइड करता है। पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, कल्चर, स्पोर्ट्स, ये सारी जो है टाइप के जो है कंटेंट को प्रोड्यूस करके और वर्ल्ड वाइड अपने क्लाइंट्स को जो है ये प्रोवाइड करता है। ब्लूमबर्ग एलपी, ब्लूमबर्ग जो है ग्लोबल फाइनेंस और मीडिया कंपनी है। ये भी न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में हेडक्वार्टर है। टेलीविज़न नेटवर्क्स को, रेडियो स्टेशंस, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ये सब भी ऑपरेट करता है। और फाइनेंशियल डाटा, न्यूज़ एनालिसिस, मार्केट इंटेलिजेंस, बिजनेस, इन्वेस्टर, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स को सबको जो है वर्ल्ड वाइड ये चीज़ें जो है प्रोवाइड करता है। गूगल एंड फेसबुक, तो ये ट्रेडिशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन गूगल और फेसबुक तो नहीं है, लेकिन ये जो है टेक जायंट्स हैं। इन्होंने जो है बहुत ही सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जो है मीडिया लैंडस्केप में किया है। ये ग्लोबल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया नेटवर्क्स की तरह से जो है एक तरह से लोगों को सर्व करते हैं। जो प्राइमरी सोर्सेज न्यूज़ के हैं, इंफॉर्मेशन और कंटेंट हैं, ये लोगों को जो है पहुंचाते हैं। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनेस्को अप्रोच फॉर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। तो यूनेस्को का मतलब है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये कम्प्रहेंसिव अप्रोच जो है इसका है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के लिए, ताकि सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो है सही तरह से जो है आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हो पाए। तो सबसे पहले बात करेंगे पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट। यूनेस्को it emphasizes the importance of participatory communication processes that involve communities, marginalized groups, stakeholders in decision making, problem solving and development initiatives. इंडिविजुअल को एम्पावर करना, कम्युनिटीज़ को एम्पावर करना, ताकि वो अपनी वॉइसेस को एक्सप्रेस कर पाएँ, नॉलेज को शेयर कर पाएँ और एक तरह से डायलॉग इस्टेब्लिश कर पाएँ। ये जो है ताकि जो है उनका सोशल इंक्लूजन हो सके, तो और कलेक्टिव एक्शन में वो मदद कर पाएँ। तो इस चीज़ के लिए जो है पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट के लिए यूनेस्को काम करता है। नेक्स्ट है कल्चरल डाइवर्सिटी एंड डायलॉग। तो यूनेस्को प्रमोट्स द प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी एज एसेंशियल फॉर फॉस्टरिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट अमंग डिफरेंट कल्चर्स एंड सोसाइटीज़। आप देखेंगे कि जो है ये बहुत सारे पुरानी चीज़ों को सबको प्रिजर्व कराता है। हेरिटेज बिल्डिंग्स वगैरह बना करके, जो भी हेरिटेज कोई भी चीज़ होती है उस जगह का बोलेगा ये हेरिटेज है। कोई भी अगर प्रजाति है किसी भी चीज़ की, चाहे पशु पक्षी कुछ भी है, उनको भी एक तरह से जो है वो प्रिजर्वेशन का काम करता है। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड मीडिया लिटरेसी, इंफॉर्मेशन और मीडिया लिटरेसी के एक्सेस के लिए भी ये बहुत सारे अलग अलग जो है प्रोग्राम्स चलाता है, ताकि जो है लोगों को उस चीज़ के बाद स्किल डेवलपमेंट हो और वो अच्छी तरह से जो है इंफॉर्मेशन और मीडिया लिटरेसी का सही इस्तेमाल कर पाएँ। नेक्स्ट है जेंडर इक्वलिटी एंड वीमेन एम्पावरमेंट। तो यूनेस्को जेंडर रिस्पॉन्सिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़ को प्रमोट करता है, ताकि स्पेशली जो है वुमेन का पार्टिसिपेशन लीडरशिप में और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट है कम्युनिटी मीडिया एंड ग्रास रूट्स इनिशिएटिव्स। तो यूनेस्को जो है डेवलप कम्युनिटी मीडिया बेस्ड मीडिया आउटलेट्स,
और को डेवलपमेंट करने में, चाहे वो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हो, लोकल न्यूज़पेपर्स हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, इससे काफ़ी जो है हेल्प करता है। एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड मीडिया फ्रीडम। यूनेस्को जो है एथिकल स्टैंडर्ड्स को स्पेशली जर्नलिज्म के अंदर जो है उस इंटीग्रिटी, इन सब चीज़ों, मीडिया प्रैक्टिस में एथिकल स्टैंडर्ड्स के लिए काफ़ी जो है एक तरह से सपोर्ट का काम करता है। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट। ये इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी फंडिंग करता है और ये इस चीज़ के ऊपर भी काफ़ी काम करता है। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनेस्कोस पॉलिसी इंटरवेंशंस। तो यूनेस्को के जो है पॉलिसी इंटरवेंशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी। ये एजुकेशन पॉलिसीज़ को एडवांस करने के लिए, ताकि इंक्लूसिव और इक्विटेबल एक्सेस क्वालिटी एजुकेशन सबको मिल पाए, चाहे जो है वो चाइल्डहुड है चाहे एडल्टहुड है, तब तक इसके ऊपर बहुत जो है काम करता है। नेक्स्ट है कल्चरल पॉलिसी। तो यूनेस्को जो है स्पेशली कल्चरल पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ को डेवलपमेंट करने के लिए, ताकि कल्चरल हेरिटेज को सेफगार्ड किया जा सके, कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट किया जा सके और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ को फोस्टर किया जा सके, तो इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी जो है काम करता है। साइंस पॉलिसी। यूनेस्को जो है एविडेंस बेस्ड साइंस पॉलिसीज़ और इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन पॉलिसी। तो यूनेस्को जो है आपका समझ लीजिए कि पॉलिसी और रेगुलेशंस जो है प्रमोट करता है, जो कि मीडिया फ्रीडम, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए जो है सपोर्ट करने वाले होते हैं। जेंडर इक्वलिटी पॉलिसी। यूनेस्को इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करता है, जेंडर इनइक्वलिटी को ख़त्म करने के लिए और कल्चरल डेवलपमेंट के लिए, और वुमेन का एम्पावर स्पेशली करने के लिए एजुकेशन, साइंस, कल्चर और कम्युनिकेशन सेक्टर में बहुत काफ़ी जो है ये पॉलिसीज़ बनाता है और इसके ऊपर काम करता है। यूथ पॉलिसी। यूनेस्को यूथ्स को भी काफ़ी सपोर्ट करता है कि उनको यूथ इंगेजमेंट करने के लिए पार्टिसिपेशन, लीडरशिप जो है एजुकेशन, कल्चर, साइंस, मीडिया, इन सब फील्ड्स में करने के लिए काफ़ी जो है सपोर्ट करता है। और बहुत सारे जो चैलेंजेस होते हैं यूथ के अंदर, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट का हुआ, सोशल एक्सक्लूशन हुआ या वायलेंस हुआ, इन सब चीज़ों के लिए भी काफ़ी काम करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी। यूनेस्को एक तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स को इंटीग्रेट करता है अपनी पॉलिसीज़ में, और एक हॉलिस्टिक अप्रोच जो है डेवलपमेंट के लिए लाता है, ताकि इकोनॉमिक, सोशल, इन्वायरमेंट कंसिडरेशन जितने भी होते हैं वो सब बैलेंस आउट हो सकें। यूनेस्को का सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंटरवेंशन जो है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ जो है अलाइन होता है, और इसका फोकस मेन होता है कि इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है सबके पास जो है हर जगह पे हो सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और इसको जब तक आप जो है एक साथ इंटीग्रेट करके नहीं करेंगे, तब तक जो है आप समझ लीजिए अपने आप अपनी सारी एक्टिविटीज़ के साथ इंटीग्रेट करेंगे, तब आप जो है इसको डेवलपमेंट में सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे, और इससे आपका डेवलपमेंट भी काफ़ी इन्हांस होगा। तो कुछ की वेज हैं जिसमें कि आईसीटी का इस्तेमाल डेवलपमेंट के लिए किया जाता है, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। तो इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज का एक्सेस करने के लिए आईसीटीज़ काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। एजुकेशन एंड लर्निंग में भी काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, हर तरह की एक्टिविटीज़, सब चीज़ें जो है डिजिटल टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करके, सॉफ्टवेयर, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया टूल्स से जो है आपको समझ लो काफ़ी फ़ायदा मिलता है। डिस्टेंस एजुकेशन और लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी जो है वो सब चीज़ें ये प्रोवाइड करता है। हेल्थ केयर एंड टेलीमेडिसिन एक बहुत ही क्रूशियल रोल आईसीटी प्ले करता है हेल्थ केयर डिलीवरी और एक्सेस टू मेडिकल सर्विसेज रूरल एंड रिमोट एरियाज टेलीमेडिसिन के माध्यम से। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो एक्चुअली एग्रीकल्चर और रूरल प्रोडक्टिविटी के लिए, फूड सिक्योरिटी और रूरल लाइवलीहुड के लिए भी आईसीटी बहुत ही अच्छा जो है काम करता है। मोबाइल बेस्ड एग्रीकल्चरल एडवाइजरी सर्विसेज, वेदर फोरकास्टिंग टूल, मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ये सब चीज़ें जो है
फार्मर्स को कनेक्ट करती हैं वैल्यूएबल रिसोर्सेज से, मार्केट से और तरह तरह की सपोर्ट सर्विसेज से। एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो एंटरप्रेन्योरशिप को भी जो है ये सपोर्ट करता है, एक्सेस मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करके, फाइनेंस, बिजनेस इंफॉर्मेशन और डिजिटल जो है प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जो है आप देखेंगे बहुत सारे स्मॉल और मीडियम साइज इंटरप्राइजेस कस्टमर्स तक पहुंच पाते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाते हैं। गवर्नेंस एंड सिटीजन इंगेजमेंट, गुड गवर्नेंस के लिए और सिटीजन को इंगेजमेंट करने के लिए जो है गवर्नमेंट को भी एक तरह से ई गवर्नेंस की जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वो आपको ICT ही प्रोवाइड करता है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ICT इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए कंट्रीब्यूट करता है मॉनिटरिंग, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट एफर्ट्स के द्वारा। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म बहुत सारे होते हैं जो रियल टाइम डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, ताकि आप जितने भी इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो गया, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस और नेचुरल डिजास्टर, उनके ऊपर आप काबू पाएँ। सोशल इंक्लूजन एंड एम्पावरमेंट, तो ICT जो है सबसे बड़ी बात है इसका कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जितने होते हैं, चाहे वो वुमेन हो गई, यूथ पर्सन्स, डिसेबिलिटीज़ के साथ और इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं, तो इनको सबको जो है एक तरह से समझ लो इंक्लूजन की तरफ ले आता है। तो इसलिए इसका काम बहुत ज़्यादा जो है इस फील्ड में भी हो जाता है। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे ई गवर्नेंस की। ई गवर्नेंस को हम एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का शॉर्ट फॉर्म जो है ई गवर्नेंस बोला जाता है। इसमें इसको खाली इसका मतलब यही है कि आप इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT का इस्तेमाल गवर्नमेंट्स कैसे करके अपना पब्लिक सर्विस की डिलीवरी, ट्रांसपेरेंसी इन्हेंसमेंट और अकाउंटेबिलिटी के लिए, इसके अलावा जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, सिटीजन इंगेजमेंट प्रमोट करने के लिए और गवर्नेंस के अंदर पार्टिसिपेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ई गवर्नेंस इनिशिएटिव जितने हैं वो डिजिटल टेक्नोलॉजीज को लेवरेज करके ट्रेडिशनल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स और इसकी ऑपरेशंस को जो है एक तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो इसके मेन जो बेनिफिट हैं वो ये है, फर्स्टली जो है सर्विस डिलीवरी। ई गवर्नेंस जो है एक गवर्नमेंट को पब्लिक सर्विसेज डिलीवर करने के लिए आप इफ़िशिएंट डिलीवरी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये जो एक तरह से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट ऑपरेशंस में प्रोवाइड करता है, ताकि क्योंकि ये जो है जितना भी इंफॉर्मेशन और डेटा है वो पब्लिक को एक्सेसिबल होना बनाता है, जिससे कि आप एक तरह से गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी दिखाई पड़ती है। सिटीजन इंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन, सिटीजन्स भी जो है अपने फीडबैक्स या फिर कुछ भी क्रिटिक्स के माध्यम से आप जो है एक तरह से सिटीजन भी जो है पार्टिसिपेशन के रोल में आ जाते हैं। इफ़िशियंसी एंड कॉस्ट सेविंग, ई गवर्नेंस में पेपर वर्क को रिड्यूस कर दिया जाता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं और डिजिटलाइज होने की वजह से जो है आप समझ लीजिए कि पहली बात तो एरर बहुत कम होता है और प्रोसेसिंग टाइम रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से कॉस्ट भी काफ़ी बचत हो जाती है। एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी, ई गवर्नेंस जो है एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूसिविटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, सारी डेटा आपके पास GIS और सारी जितने भी चीज़ें हैं उनको सबको डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म सबको एक तरह से कोलैबोरेट कर करके आपको सारा जो है डेटा अवेलेबल होता है, जिससे आपको डिसीजन मेकिंग काफ़ी आसान हो जाता है। डिजिटल आइडेंटिटी एंड ऑथेंटिकेशन, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव से जो है आप समझ लीजिए एक डिजिटल आइडेंटिटी मिल जाती है, जिससे आपको कोई भी चीज़ ऑथेंटिकेट करने के लिए काफ़ी आसानी हो जाती है और आप आसानी से अपने सारे काम को कर पाते हैं। चाहे आपको कोई लोन लेना होगा, चाहे आपको कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का बेनिफिट लेना होगा, इसमें सब में जो है आपका ऑथेंटिकेशन और डिजिटल आइडेंटिटी बहुत ही आसान हो जाता है। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि ई गवर्नेंस का बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर पोटेंशियल है गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, पब्लिक सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करने के लिए और डेमोक्रेटिक ऑपरेशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो इसलिए ई गवर्नेंस का बहुत ही ज़्यादा जो है फ़ायदा हो रहा है अभी। और इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम साइबर सिक्योरिटी मेजर्स, लीगल फ्रेमवर्क्स
इन सब चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा हम काम करेंगे उतना ज़्यादा लोगों के आपस में जो है ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्विसेज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो है बिल्ड होगा। तो फ्रेंड्स यहीं पे ही हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म होता है, साथ साथ हमारा इस पार्टिकुलर पेपर का पूरा ये कंप्लीट होता है। आप लोग इसको 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको अपने नोट्स देख करके बना लेंगे तो आपका पूरा का पूरा पेपर अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाता है। अगले पेपर के साथ दोबारा जल्द से जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू, हैव ए वेरी नाइस डे।